1998 के किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में द अंडरटेकर वर्सेस मैनकाइंड मैच इतना अच्छा था कि सचमुच एक पूरा विकिपीडिया पेज इस मैच के बारे में है। एक ऐसा मुकाबला जिसने वास्तव में प्रोफेशनल रेसलिंग की सीमाओं का टेस्ट किया। इस मैच ने केफेब और रियल के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया, क्योंकि ऐसा कोई मैच नहीं है जो मैनकाइंड और अंडरटेकर के बीच 1998 के किंग ऑफ द रिंग में हेल इन द सेल मुकाबले जितना खतरनाक है। एक नहीं बल्कि 2 फॉल के लिए फेमस यह मैच हमेशा लोगों की मेमोरी में रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप WWF, WCW या ECW के फैन थे, आपको मिक फोली की प्रशंसा करनी होगी, क्योंकि बहुत कम लोग इसे लेने के बारे में सोचेंगे। यह ड्रामेटिक और डेंजरस था। इसने दोनों रेसलर्स को अपनी एबिलिटी के प्रति कमिटमेंट को डिस्प्ले किया और लोगों को पूरे समय अपनी सीटों के किनारे पर छोड़ दिया। दूसरे शब्दों में, यह एक क्लासिक मैच है जिसे लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था और हम लगभग निश्चित रूप से इसे फिर कभी नहीं देखेंगे। $1997 में एटीट्यूड एरा अपनी इनिशियल स्टेज में था। भविष्य के स्टार स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन अभी भी अपने लिए एक नाम बना रहे थे। शुरुआत में एक हील कैरेक्टर के रूप में स्टोन कोल्ड मॉनिकर के तहत ऑस्टिन का पहला बड़ा फ्यूड ब्रेट हार्ट के सामने आया, जिसकी वजह से रेसलमेनिया 13 में आई क्विट मैच हुआ। रेसलमेनिया 13 में एक अनफॉर्चुनेट डबल टर्न का प्रदर्शन करते हुए, जिसमें ऑस्टिन को फेस और ब्रेट हार्ट को हील टर्न करते हुए देखा गया। रेसलमेनिया 13 में ऑस्टिन और हार्ट के मैच को अक्सर न केवल रेसलमेनिया के इतिहास में सबसे अच्छे मैचों में से एक के रूप में माना जाता है, बल्कि एटीट्यूड एरा की शुरुआत भी माना गया है। इस मैच के खत्म होने के साथ, जिसमें खून से लथपथ ऑस्टिन के टैप आउट करने के बजाय शार्पशूटर से बेहोश होते देखा गया। इसकी वजह से ऑस्टिन WWF में एक ब्रेकआउट स्टार बन गया। इस मैच की वजह से ऑस्टिन अगले 5 वर्षों के लिए कंपनी की प्रोग्रामिंग के पीक पर पहुंच गए। $1997 की समर स्लैम में अंडरटेकर को वर्ल्ड चैंपियनशिप का मौका गंवाने के बाद शॉन माइकल्स 1997 के शेष समय में फिनम के साथ एक एपिक फ्यूड में उलझ गए। ग्राउंड जीरो इन योर हाउस में अपने इंडिसाइसिव मैच के बाद माइकल्स को डेडमैन का सामना 2 महीने बाद बैड ब्लड इन योर हाउस में पहली बार हेल इन ए सेल मैच में किया। TLC मैच की तरह अंडरटेकर और माइकल्स ने हेल इन ए सेल मैच के लिए स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करने में मदद की, जिससे पता चलता है कि यह मैच कितना वायलेंट और अक्सर अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। वन नाइट ओनली में ब्रिटिश बुलडॉग पर अपनी जीत दर्ज करके और भीड़ से बहुत अधिक नेगेटिव रिएक्शन का सामना करने के बाद माइकल्स का आखिर में अंडरटेकर के हाथों लड़ाई के दौरान ज्यादा ब्लड शेड हो गया। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट हुआ और केन के अचानक डेब्यू करने की वजह से अंडरटेकर मैच हार गए और इसके बाद अपने लंबे समय से खोए हुए भाई के साथ फ्यूड हो गया। रेसलमेनिया में 2 अलग अलग जनरेशन के रेसलर्स को एक दूसरे से भिड़ते देखना हमेशा अच्छा लगता है, चाहे वह रेसलमेनिया 28 में जॉन सीना और द रॉक हो या रेसलमेनिया 38 में केविन ओवेंस और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन हो। हालांकि उन मैचों से कई साल पहले रेसलमेनिया 18 में द रॉक और हल्क होगन के बीच आइकन वर्सेस आइकन पहला मैच हुआ था। द रॉक बनाम होगन को रेसलमेनिया 18 के मेन इवेंट के रूप में क्यों नहीं पेश किया गया, यह एक बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। क्रिस जेरिको और ट्रिपल एच के बीच पेपर व्यू के मेन इवेंट मैच से शो को आसानी से चुराते हुए द रॉक और होगन ने पूरे स्काईडोम को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था, यह देखने के लिए कि कौन सा एक्सपीरियंस्ड रेसलर विनर होगा। भीड़ की ऊर्जा के साथ समझदारी से खेलते हुए दोनों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला हुआ। द रॉक ने होगन के बेबी फेस हीरो के खिलाफ स्ट्रेट हील खेलने का स्मार्ट डिसीजन लिया। भले ही होगन हार गए, फिर भी उन्होंने द रॉक को अपने पूर्व NWO मेंबर्स केविन नैश और स्कॉट हॉल से बचने में मदद की, क्योंकि उनके फेस टर्न से हल्कमानिया दोबारा शुरू हो गया था।